नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति में अभी कुछ दिनों से तूफान आया हुआ है। हिंदुस्तान के बहुत सारे राजनीतिक दल जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे हैं। अभी सरकार ने ओबीसी के बिल को लेकर संसद में मंजूरी दिलवाई है, राष्ट्रपति ने भी उस पर दस्तखत कर दिया है। लेकिन बहुत सारे दल जो 2021 की जनगणना शुरू होने वाली है उसमें जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी इससे अपने को दूर रख रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना की परंपरा नहीं है और उस पर जोर नहीं दिया जा सकता, उसको नहीं करवाया जा सकता। लेकिन लगातार इस पर दबाव चल रहा है। हिंदुस्तान में 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई है। 2011 की जनगणना के बाद जो यूपीए सरकार थी उसने एक जनगणना करवाई थी जिसमें जातिगत आंकड़े लिए गए थे, जिसे एससीसीसी कहा गया, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। गांधी, अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, लगातार जाति को लेकर बहस होती रही है। ये भी एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान की सामाजिक ताने बाने में जाति का बड़ा महत्व है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। सामाजिक ताने बाने और राजनीतिक जो हमारी उधेड़बुन है, गांठें हैं, उनको बेहतरीन तरीके से समझने वाले एक विद्वान प्रोफेसर और राजनीति और सामाजिक अध्येता प्रोफेसर योगेंद्र यादव इस वक्त मेरे साथ है। मेरा सौभाग्य है क्योंकि जब भी मुझे कोई उधेड़बुन होती है या समझ कम आती है तो मैं योगेंद्र जी को याद करता हूँ। योगेंद्र जी, आज फिर आपको इसलिए तकलीफ दे रहा हूँ कि ये जातिगत जनगणना का जो मामला है इसको थोड़ा सा मुझे समझाइए, ज्ञान दीजिए कि क्या है मसला। शुक्रिया विजय भाई। कम से कम आपके बाद बैठ के तसल्ली से बातचीत हो सकती है। मैं तो बहुत हैरान हूँ इस बहस को सुन के विजय भाई। देखिए, कभी कोई बीमारी होती है तो उसका सामान्य नियम क्या है? बीमारी होती है, डॉक्टर आपको पहले कहता है भाई टेस्ट करवा के आओ। घर से आप थर्मोमीटर पे चेक करके जाते हो। शुगर की बीमारी हो तो आप 2 दिन बाद चेक करते हो, दिन में एक बार अपना शुगर का लेवल चेक करते हो। डॉक्टर आपको एक्सरे एमआरआई करवाता है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी को खत्म करने के लिए बीमारी के लक्षण, बीमारी की अवस्था को नापना, जांचना चाहता है। ये बात समाज पे भी लागू होती है। समाज में कोई भी बड़ी बीमारी है तो उस बीमारी को आपको आंख खोल खोल के देखना होगा। कबूतर की तरह आंख बंद कर लो बीमारी चली जाएगी, ये कभी होता नहीं। आपको उसे देखना है, जांचना है, समझना है ताकि आप उसे खत्म कर सकें। बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था जाति के ध्वंस का, जाति व्यवस्था को खत्म करने का। और मैं समझता हूं कि आजाद हिंदुस्तान में हम सबका ये सपना होना चाहिए। पिछले 150 साल से जितने भी आप विद्वानों को ले लीजिए, समाज सुधारक किसी भी पक्ष के हों, मेरे ख्याल से एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने कहा हो कि जाति बहुत अच्छी है, इसको बना के बचा के रखिए। खत्म हम करना चाहते हैं। खत्म कैसे करेंगे? खत्म करने के लिए हम इस व्यवस्था के, इस बीमारी के स्वरूप को नापेंगे, जांचेंगे, इसके परिणाम को देखेंगे और इसे खत्म करने के लिए औजारों का इस्तेमाल करेंगे। इस देश में जाति अपनी जो 10 साल के बाद जनगणना होती है उसमें हम किस किस की गणना करते हैं लोगों को पता होना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं देख लेते देश की आबादी 140 करोड़ है, हम ये देखते हैं इसमें मर्द कितने, औरत कितनी, क्योंकि हम देखना चाहते हैं औरत की अवस्था क्या है। सिर्फ कितने नहीं, जनगणना हमें ये बताती है कि कितनी औरतों ने मैट्रिक की है, कितनों ने ग्रेजुएशन की है, औरतों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, औरतों की सेहत कैसी है, कितनी संपत्ति है किसके परिवार में, ये सब बताती है हमें जनगणना। हम मर्द औरत की गिनती करते हैं, हम भाषाओं की गिनती करते हैं। इस देश में जनगणना में भाषा रिकॉर्ड की जाती है। हम धर्म को रिकॉर्ड करते हैं। हम इस देश में जाति को भी रिकॉर्ड करते हैं। ये बिल्कुल मिथ्या धारणा है कि इस देश में 1931 के बाद से जाति का कुछ हुआ ही नहीं है ना, एकदम मिथ्या धारणा है। 1951 से लेके लगातार हर सेंसस में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है। और केवल कैटेगरी की गिनती नहीं होती विजय भाई। अगर आप SC ST हैं तो फिर आपसे पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है। कौन वाल्मीकि है, कौन जाटव है, कौन महार है, कौन नमशूद्र है, इन सब की अलग अलग गिनती होती है। और ये सारे आंकड़े बिल्कुल रूटीनली पब्लिश किए जाते हैं। जो आज कहा जा रहा है वो सिर्फ इतना है कि भाई जैसे SC ST की गिनती होती है उसी तरह से OBC की गिनती कीजिए और उसी तरह से बाकी समाज की गिनती कीजिए। ये दो अलग अलग धारणाएं चल रही हैं।
जी। तो सिर्फ इतनी बात कही जा रही है, पता नहीं क्यों इसका बवाल है। वैसे आखिर में मैं बताऊंगा अभी कि बवाल क्यों होता है इस चीज के ऊपर। लेकिन आप जी। सामान्य बुद्धि से सोचिए तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई कहे देखिए मैं डॉक्टर के पास गया था और देखिए वो कह रहा है कि मेरा थर्मोमीटर से बुखार रिकॉर्ड करना चाह रहा है। मैं डॉक्टर को कह रहा हूँ बुखार खत्म करो और वो कहता है नहीं मैं तुम्हारा बुखार देखूंगा। इस ऐसे विवाद होते हैं क्या दुनिया में कहीं? हम दुनिया के एकमात्र देश हैं जहां किसी वर्ग के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की गई है, लेकिन बहस इस पे हो रही है कि इसकी गिनती करनी चाहिए कि नहीं। दुनिया का एक ऐसा देश मुझे बता दीजिए जिसमें समाज के किसी वर्ग के लिए एक लीगल व्यवस्था की गई हो। जैसे मलेशिया में चाइनीज ओरिजिन वाले लोगों के लिए है, जैसे अमेरिका में ब्लैक्स के लिए है। ब्लैक। जो भी देश जिस भी समाज के वर्ग को लीगली रिकॉग्नाइज करके उसके लिए कोई सिस्टम बनाता है, वो देश उसकी गिनती करता है। कृपया मुझे ये सारे जो इसके विरोधी हैं, कृपया मुझे दुनिया के उस एक देश का नाम बताइए सिवाय अपने महान भारत के, जहां किसी के लिए कानून में व्यवस्था है, उसके लिए कमीशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, रिजर्वेशन है शिक्षा में, जॉब में। गिनती नहीं करेंगे। हद की बात है। मैं तो हास्यास्पद मानता हूं तो भाई, सर मुझे तो झगड़ा समझ क्यों नहीं। है फिर? किस बात का झगड़ा है? मुझे समझाइए तो सही, क्या बात क्या है? झगड़ा इस बात का है, इस देश में देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हो जाएगी गिनती तो क्या नुकसान हो जाएगा? सबसे पहली बात तो ये कि जो चिंता हम लोगों को हो रही है, जो तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई इससे ये तूफान खड़ा हो जाएगा, समाज बट जाएगा, फिर रिजर्वेशन की काउंटिंग दोबारा से शुरू होगी, फिर डिमांड नई तरीके की शुरू होगी, फिर मंडल का एक नया रूप अवतरित होगा। ये सारी बहुत सारी आशंकाएं, ये सवाल जो मैं सुनता रहा हूँ, तो इस पर आप कुछ दिशा दीजिए। एक एक करके इनको ले। ये तो हमने अब देख ही लिया है कि ये तर्क झूठा है कि 1931 के बाद देश में जाति की जनगणना नहीं हुई है। संपूर्ण जाति की जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जातियों को गिनना का काम हम पिछले 70 साल से करते आ रहे हैं। दूसरा, ये कहना कि जातियों को गिनने से जातिवाद देश में बढ़ जाएगा, अरे भाई, ये हो सकता है सिर्फ दिल्ली मुंबई की 5-7 सोसाइटी में ऐसा हो जाए जिनको पता नहीं हो। इस देश के किस गांव में कौन नहीं जानता किसकी जाति? आप बताइए किस दुनिया में रहते हैं लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये देश में हमेशा जाति एक दूसरे की जानी जाती है, और ऐसा नहीं हो जाएगा कि जाति गणना के बाद घर के बाहर कोई स्टिकर लग जाएगा, त्रिवेदी जी पंडित हैं, योगेंद्र यादव जी ओबीसी हैं, ऐसा कोई स्टिकर नहीं लगने वाला घर के बाहर। हर कोई आपके नाम से जानता है आप कौन है, और मेरे नाम से जानता है कि मैं कौन हूँ। ऐसा कोई समाज में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ये कहना कि जाति की गणना से जातिवाद बढ़ जाएगा, ये बहुत विचित्र सी मानसिकता है। जैसे अमेरिका में अश्वेतों के साथ अन्याय होता है, हुआ है, पिछड़े हैं, सब तरीके से पिछड़े हैं। अश्वेतों की गिनती होती है, सिर्फ सेंसस में नहीं विजय भाई। अमेरिका में नियम है, मैं अमेरिका का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे लिए कोई विशेष फेवरेट समाज है अमेरिका, बल्कि मुझे लगता है आजकल पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को जब अमेरिका का मिसाल दिया जाए तो उनकी मुंह हिलने लग जाती है। अच्छा अच्छा, अमेरिका में ऐसा होता है, अच्छा, तो क्योंकि फिर अमेरिका सोचा जा सकता तो इसलिए मैं बता देता हूं, अमेरिका में हर इंडस्ट्री के लिए, हर एंटरप्राइज के लिए, यानी कि अगर आप 10 लोगों की एक दुकान चलाते हैं जिसमें 10 कर्मचारी हैं, आपको हर साल एक प्रोफार्मा पे लिख के देना पड़ता है इस 10 में से कितने अश्वेत हैं, कितने हिस्पैनिक हैं, कितने व्हाइट हैं, ये लिख के देना पड़ता है। ये बिल्कुल एक न्यूनतम सी चीज है। इससे कोई कहे कि इससे अमेरिका में रेस बढ़ जाएगी तो लोग हंसेंगे, कहेंगे भैया किस जमाने से आ रहे हैं। ये कहना कि इससे जाति के आरक्षण की जो मांग है बढ़ जाएगी, अब असली डर ये, डर जी। किसका है? डर उनका है जो इस समाज में जरूरत से ज्यादा इलाके पे बैठे हुए हैं। अब आपको कोई बताए हिंदुस्तान में अपर कास्ट हिंदू कितने हैं विजय भाई? मैंने बड़ा इसका अनुमान लगाया, इसका आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट काम करते रहते हैं ना। जी। हिंदुस्तान में अपर कास्ट हिंदू कुल मिला के 20, 21, 22% है। हो सकता है अधिक से अधिक 22% होंगे, हो सकता है 19 भी पहुंच जाए। ठीक है। ठीक। अब आप अपने ही धंधे में देख लीजिए, पत्रकारिता में, आप एजुकेशन में देख लीजिए, ये अपर कास्ट हिंदूज का शेयर क्या है। जहां पे भी नापने की कोशिश हुई है, कहीं 60 निकलता है, कहीं 70, कहीं 80, कहीं 90। तो समाज का 20% वर्ग 70, 75, 80% जगहों पे काबिज है, और अब जाहिर है वो परेशान है।
कि अगर ये आंकड़े आ गए तो ये चीजें आएंगी। आंकड़ों से ये पता नहीं लगेगा केवल कि ओबीसी की संख्या कितनी है, वो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जी। क्योंकि इतने तो सर्वेक्षण दुनिया में होते रहते हैं। कोई 45-46% के करीब 44 निकलेगी, 45%। 44-45% निकलेगी, ये तो हम सब जानते हैं। मगर जो निकलेगा वो ये कि किस जाति में शिक्षा का आज क्या स्थिति है, किस जाति की आर्थिक स्थिति आज कैसी है। अब अगर आप कोई, मेरे कई मित्र हैं जो आरक्षण के विरोध में, मैं उन तमाम आरक्षण के विरोधी मित्रों से कहता हूं कि अगर आप ईमानदार हो, वो कहते हैं हम ईमानदारी से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आप सिर्फ जाति जाति की बात करते हैं, क्योंकि वास्तव में तो फर्क अमीर गरीब का है, जाति का तो फर्क है नहीं। तो मैं उन सब ईमानदार आरक्षण के विरोधियों से निवेदन करता हूं, और आप में से कोई सुन रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप आरक्षण के विरोधी हैं, और केवल इसलिए नहीं है कि आप किसी जाति को नुकसान हो रहा है, बल्कि इसलिए कि आपको लगता है कि इस देश के लिए ये सही तरीका नहीं है, आप ईमानदारी से विरोध कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं विरोध कर रहे, तो आपको तो इसका समर्थन करना चाहिए कि जातियों की गिनती हो। उससे अगर आपकी बात सही है तो आपको सबसे अच्छा प्रमाण मिल जाएगा, सबसे अच्छा तर्क मिल जाएगा। आप साबित कर पाएंगे कि देखिए इस देश में जातियों में फर्क नहीं है, अमीर गरीब में शिक्षा का फर्क है। तो ये तो बात है नहीं। असली डर क्या है? असली डर भी विजय भाई ये है कि इस देश में एक छोटे से वर्ग का जो प्रभुत्व है, वो जो पर्दे के पीछे छुपा है, वो सामने उजागर हो जाएगा। फिर मैं अमेरिका का उदाहरण देता हूं, आजकल मैं अमेरिका के बारे में काफी सीखता रहता हूं। व्हाइट सुप्रीमेसी एक शब्द है अमेरिका में। व्हाइट लोग, और वो तो खैर संख्या में भी व्हाइट लोग अमेरिका के अंदर 80 ज्यादा है, पर उन लोगों की सुप्रीमेसी है, उसका जिक्र होता है। अब हमारे देश में क्या है, जो व्हाइट सुप्रीमेसी जो अमेरिका में है, जिसकी अब वहां खुल के चर्चा होती है, वहां स्पोर्ट्स में, इंडस्ट्री में, न्यूज में, सब जगह इस पे चर्चा होती है व्हाइट सुप्रीमेसी। वहां तो 80% की सुप्रीमेसी पे चर्चा होती है कि 80% 100% पे कब्जा क्यों करके बैठे। हमारे यहाँ 20% 80% पे कब्जा करके बैठे हैं और उस पर चर्चा होने से इनकार करते हैं। जो जाति पर अगर जातिवार जनगणना होती है, चाहे केवल ओबीसी की हो, चाहे पूरी संपूर्ण जाति की हो, दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, दोनों के अलग अलग इसकी जरूरतें हैं, जो भी हो वो इस सच्चाई को उजागर कर देगी। और दुनिया में सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या होता है कि मेरे प्रिविलेज पे चर्चा नहीं, इससे बड़ा कोई प्रिविलेज नहीं होता। और मैं समझता हूं कि इस देश का जो सवर्ण सत्ताधारी वर्ग है, वो इस प्रिविलेज का इस्तेमाल कर रहा है, दिन रात नए नए तर्क गढ़ता है, ऐसे गढ़ता है मतलब तर्कों को शीर्षासन करवाता रहता है। मैं तो देख के हैरान हूं, मुस्कुराता हूं, फिर कहता हूं भैया मैं समझ रहा हूं क्या हो रहा है। कि सर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जातिगत जनगणना से जो लोग आरक्षण में हैं अभी, जिनको फायदा हो रहा है, उनका भी नुकसान हो सकता है और उन जातियों में भी आपसी संघर्ष बढ़ सकता है। एक तर्क है ये कि कई जातियां ऐसी हैं जिनको ज्यादा फायदा मिला है जातिगत जनगणना। जैसे SC ST में भी क्रीमी लेयर को लेकर चर्चा जब पहले हुई थी, ऐसा ही अभी हो रहा है। तो जिन जातियों को ज्यादा फायदा अभी मिला, ओबीसी आरक्षण को ही मान लें, तो वो यदि कम हो जाएंगी तो फिर एक नया जातिगत संघर्ष सामने आएगा। कुछ जातियां हैं, जैसे SECC में भी कहा गया कि 983 जातियां हैं जिनको बहुत फायदा नहीं हुआ, 25% जातियां हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, 10% जातियों को 25% फायदा हुआ है, 983 जातियां ऐसी जिनको 0% के करीबन मतलब 1% फायदा हुआ है। तो वो जातिगत संघर्ष भी बढ़ेगा। एक तर्क ये जातिगत जनगणना के लिए दिया जाता है। विजय भाई, एक ईमानदार भारतीय के रूप में तो फिर हम इसका और भी जोर से समर्थन करना चाहिए। देखिए ना, आरक्षण के पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है कि कुछ वर्गों को वंचित रखा गया है, पीछे रखा गया है, और जातीय आधार पे उनकी समाज में जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है। अगर ऐसा है कि उनमें से कुछ की भागीदारी या तो अच्छी थी या पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर आरक्षण के कारण अब अच्छी हो गई है, तो भाई ये सच देश के सामने आना चाहिए ना, क्यों नहीं आना चाहिए? चलिए मैं अपनी जाति का उदाहरण लेके बात करता हूँ, क्योंकि लोग जरा दूसरों का नाम लेने में खतराते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हरियाणा के जो यादव हैं, ये लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इन लोगों को तो आरक्षण का फायदा, आरक्षण से पहले भी अच्छे थे, आरक्षण के बाद भी आगे बढ़ गए। मैं नहीं जानता ये बात सच है या नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो ये सच तो पूरे देश के सामने आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई?
इंदिरा साहनी जजमेंट, जो मंडल कमीशन को जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी, कहा कि ये संविधान सम्मत है, इसको लागू कीजिए, उस जजमेंट को बोला जाता है इंदिरा साहनी जजमेंट। इंदिरा साहनी केस है, इंदिरा साहनी केस था, उसके बारे में जजमेंट था वो है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः कहा था कि ओबीसी को आरक्षण देना सही है, लेकिन इसकी हर 10 साल बाद जांच कीजिए कि इसमें से कहीं कुछ ऐसी जातियां या वर्ग तो नहीं है जो बहुत आगे बढ़ गए हैं, जिन्हें अब फायदा देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होना चाहिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि होना चाहिए। अब 30 साल होने को आ गए, कोई रिव्यू नहीं करना चाहता। अगर उस रिव्यू में निकलता है, मान लीजिए मेरी जाति के बारे में निकलता है, तो बिल्कुल ऐसी जातियों के बारे में होना चाहिए कार्रवाई, क्यों नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये आरक्षण जो व्यवस्था है, कुछ जातियों को उपहार देने के लिए नहीं बनी है, ये सामाजिक न्याय के लिए बनी है और सामाजिक न्याय की मांग है। और मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, इसलिए अगर कोई आरक्षण के विरोधी हैं, तो उन्हें भी तालियां बजा के इस जाति जनगणना का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सच है तो वो सामने आएगा, आना चाहिए। देश का अधिकार है ये जानना कि इस आरक्षण की व्यवस्था से आज तक क्या हुआ है, किसे फायदा मिला है, किसे जरूरत से ज्यादा फायदा मिला है, कौन ऐसा है जो कि फायदे का हकदार नहीं है। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर इस जनगणना के बाद कोई ऐसी जाति निकलती है जो देश की सामान्य से, यानी कि जो जनरल कैटेगरी की जो एवरेज है उससे ऊपर है, तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसमें क्या दुख की बात, इसमें क्या दिक्कत की बात है? सर, बात यह है कि ये आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन इसका सोशियो पॉलिटिकल सच्चाई क्या है? क्या ऐसा हो सकता है? आप देख रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था जब हमने की संविधान में एससी एसटी के लिए भी, तो 10 साल के लिए की गई, और उसको रिव्यू करते करते हम 70 साल पर आ गए हैं। और सच्चाई यह है कि कितना हुआ है कि नहीं हुआ वो तो अलग बहस है, लेकिन आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की, ये बड़ा जिम्मा मैं पॉलिटिकल पार्टी पे डालता हूँ, कि वो ये हिम्मत नहीं कर, वो ये ईमानदारी से ये नहीं कह रहे हैं कि वो एससी एसटी के साथ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि इसको पूरे सिस्टम को, रिजर्वेशन को रिव्यू किया जाए। जो अंबेडकर साहब ने कहा उस पर भी हम नहीं चल रहे, वही ओबीसी को लेकर है। तो यदि ऐसा हो गया तो क्या किसी की हिम्मत है कि वो जिन लोगों को, जो जिनको फायदा मिल जाता है आरक्षण का, क्या वो छोड़ने को तैयार होते हैं? हमारी व्यवस्था क्या है, यदि हम फुटपाथ पर अपनी छोटा सा खुमचा लगा लें गैर कानूनी जगह पर भी, तो उसको हटाने को लेकर भी हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं लीगल। ये एक तर्क है। अब असली तर्क आपने सामने रखने शुरू किए हैं। असली बात यही है ये सारी सोसाइटी के तर्क, मैं जो सवाल आपको कर रहा हूँ वो ये तर्क चल रहे हैं। दूसरों के तर्क जी। अब असली तर्क सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक परेशानी है, दिक्कत है कि परेशानी आरक्षण को लेके है। कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा आरक्षण, 70 साल से हजम नहीं हो पा रहा, तो बेचारे मौका ढूंढते हैं कि भाई इस मौके पे विरोध करें, उस मौके पे विरोध करें। और मैंने अभी हाल ही में जो लिखा कि मैं हैरान हो जाता हूं कि जाति जनगणना के पक्ष विपक्ष में बिल्कुल वैसे ही लोग खड़े हैं जो आरक्षण के पक्ष में और जातिगत जनगणना के पक्ष में, जो आरक्षण के विरोध में जातिगत। इसका तुक क्या है? पहली तो बात ये, आपने अच्छा किया इस भ्रांति का जिक्र किया कि देश में आरक्षण 10 साल के लिए शुरू हुआ था। ये भ्रांति है, ये गलत तथ्य है, ये मिथ्या है। केवल राजनैतिक आरक्षण जो है एमएलए एमपी के लिए संसद में जो सीट और असेंबली से, केवल वो 10 साल के लिए था। जो शिक्षा और नौकरियों में जो आरक्षण है उस पे कभी भी समय की अवधि नहीं थी। ये भ्रांत धारणा है, लोग इसको चलाते रहते हैं आमतौर पे, क्योंकि इससे बड़ा सुकून मिलता है कि अरे अरे मेरे साथ अन्याय हो गया। अब देखिए दिक्कत क्या है, जो 20% लोग 80% पे बैठे हुए हैं और जिनको घटा के 50 पे किया जा रहा है कि नहीं तुम 20 हो, केवल 50 सीट तुम्हें मिलेंगी, वो कह रहा है हाय मेरे साथ अन्याय, देखो तो सही क्या हो रहा है इस देश में मेरे साथ। उसका करुण क्रंदन सुन के सारी टेलीविजन चैनल उसको प्रसारित करती रहती हैं, हाय बेचारे का करुण क्रंदन, केवल 20 लोग हैं और इनको केवल 50 कुर्सियां मिल रही हैं, देखिए तो कितना अन्याय हो रहा है। ये देखिए स्थिति, देखिए आप इस देश की, आपको हंसी आएगी या गुस्सा, मैं समझ नहीं सकता। एक बार अगर हम अपनी जाति के चश्मे को हटा के सच्चाई से देखें, बाहर से कोई व्यक्ति आए तो पूछेगा भाई साहब तबीयत ठीक है आपकी, 20 लोग हो, 50 कुर्सियां मिल रही हैं, क्यों रो रहे हो, पूछेगा ना कोई। और ये जो 80 लोग हैं जिनको 50 कुर्सी मिली है, इनको ये आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। थोड़ा सोचना चाहिए इस चीज पे। ये जो कहा जाता है कि भाई कई जातियों को बहुत ज्यादा फायदा हो गया, इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में आपको अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है विजय भाई। जैसे ये शो खत्म हो, किसी रिसर्च असिस्टेंट को फोन कीजिए और उसे कहिए कि मुझे उत्तर प्रदेश की हर शेड्यूल कास्ट जाति का बता दीजिए, उसकी शिक्षा कितनी है। ये सब आंकड़े सार्वजनिक हैं। अगर आज तक इस देश में कोई शेड्यूल कास्ट की जाति या शेड्यूल ट्राइब का कोई भी एक ट्राइब अगर इस देश की औसत के नजदीक भी पहुंचता, तो अंग्रेजी के अखबारों के फ्रंट पेज पे हेडलाइन छप चुकी होती अब तक। इसलिए नहीं छपती कि हर एक को पता है कि 70 साल के आरक्षण के बाद भी ये जातियां, इनमें से कोई एक भी जाति, कुछ परिवार हैं जो बहुत ऊंचे पहुंचे और उन परिवारों के बारे में व्यवस्था होनी चाहिए। एक परिवार को एक पीढ़ी से ज्यादा फायदा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी एक जाति आज तक सामान्य वर्ग की किसी भी जाति के नजदीक भी नहीं पहुंची है। इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण की व्यवस्था अपने आप में बेकार है। मैं बार बार कहता हूं, आरक्षण अनिवार्य है, पर्याप्त नहीं है। इस बीमारी को दूर करने के लिए इतनी गोलियों, इतने इंजेक्शन की जरूरत है। आरक्षण एक इंजेक्शन है। अब कोई कहे कि इंजेक्शन लगा और मरीज ठीक नहीं हुआ तो कल से इंजेक्शन भी देना बंद कर दो, ये तो मूर्खता की बात होगी ना। आप कहेंगे इंजेक्शन के साथ उसको स्वास्थ्य लाभ भी करना चाहिए, बेहतर डाइट भी मिलनी चाहिए, उसको बाकी कुछ भी होना चाहिए। तो आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसने हमारे समाज में कुछ हद तक फायदा किया है। आरक्षण न होता तो ये समाज में जाति व्यवस्था आज जितनी बुरी है उससे कहीं बुरी अवस्था में होती। लेकिन ये अपने आप में पूर्ण निदान नहीं है, हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और वो बहुत कुछ करने के लिए हमें ये गिनती करने की जरूरत है। मैं फिर याद दिला दूं अब विजय भाई आपको कि ये जातिगत आधार पर गिनती की मांग अचानक बिहार की चार पार्टियों ने शुरू नहीं की। इस देश की वो स्मृति भी लंबे इतनी समय से चल जी। ये वो अभी मांग कब तुरंत आई? बात आई इसलिए जी, बात ये उसका जिक्र हो तात्कालिक है, जी। तात्कालिक ये है। मगर इससे पहले 3-4 बात हम याद रख लें। सन 1990 में आरक्षण, ये जो ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया, उसके बाद का पहला सेंसस 2001 का था। उस वक्त हमारे सेंसस के कमिश्नर थे विजय मुन्नी साहब। उन्होंने लिख के कहा था कि अब तो होना ही चाहिए ओबीसी का एन्यूमरेशन। वाजपेयी सरकार ने ना कर दी। उसके बाद 2010 में जब 2011 का सेंसस आने लगा, इस देश की पार्लियामेंट ने अपने कंसेंसस से, बीजेपी ने भी उसमें वोट किया उसके पक्ष में, कहा कि जातिवादी जनगणना होनी चाहिए। और फिर उसके बाद गृह मंत्रालय का जो, क्या कहूं मैं, सवर्ण लॉबी थी, उस लॉबी ने उसको ऐसे सैबोटाज किया। इस देश के इतिहास में संसद ने जिस बात को एक मत से पारित किया, उसे कुछ आईएएस अफसरों ने होने नहीं दिया। ये सच्चाई है इसकी। और उसके बाद 2018 में मोदी जी की सरकार के तहत माननीय राजनाथ सिंह, जो कि होम मिनिस्टर थे, उन्होंने उन्होंने संसद में घोषणा की कि हम अगले सेंसस में करवाएंगे। इनका जिक्र आज नहीं होता है क्योंकि ये चीजें फ्रंट पेज पे छपनी पड़ लग जाएं तो बीजेपी को परेशानी हो जाएगी। सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि जाति गणना क्यों होनी चाहिए। सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए 2018 और अब के बीच में क्या परिवर्तन हो गया इस देश के अंदर। 2018 में चुनाव होने वाले थे और 2020 में आप चुनाव जीत चुके हैं, बस यही एक परिवर्तन लेकिन हुआ। सर कुछ लोग मुझे कहते हैं, इस पर थोड़ा सा आप समझाइए मुझे, कि बीजेपी का ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर या करेक्टर बदल गया है, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे नहीं पता कितना बदला नहीं बदला। और वो कहते हैं कि जो बीजेपी अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती थी, वहाँ ओबीसी और जो दूसरी कास्ट है उनका डोमिनेंस बढ़ रहा है। इसके बावजूद, अगर ये सच है, तो इसके बावजूद ये इस व्यवस्था का विरोध क्यों हो रहा है, पहली बात। दूसरा, जातिगत जनगणना के पक्ष में कुछ लोगों ने मुझे एक तर्क दिया, इस पर भी थोड़ा सा समझाइए कि ये डर क्यों रहता है कि आरक्षण का जो परसेंटेज है वो बढ़ाने की मांग बढ़ जाएगी। क्योंकि जब 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया, तब भी मंडल कमीशन ने 52% ओबीसी मानी थी। वो एग्जेजरेशन था या सही था गलत था वो अलग इशू है, लेकिन 52% आबादी के लिए भी 27% माना और उसे देश ने मान लिया, ओबीसी ने मान लिया। तो आज वो 27 से 44% हो जाता है, मान लो जनगणना से भी सामने आ जाता है कि वो 44% है या 50% भी है, तो फिर क्यों बढ़ जाएगा। और दूसरी एक चीज और बहुत साफ आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट कर रखी है 50% की, जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि 20% लोग 50% सीटों के लिए खंडन कर रहे हैं, तो क्या इस लिमिट को हटाने की जरूरत पड़ रही है? दो अलग अलग सवाल है। पहले तो हाँ, दो अलग अलग है, बीजेपी लेकिन मैंने कहा बीजेपी का शरीर बदल गया, आत्मा नहीं बदली है।
और जो मस्तिष्क है वो तो बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि वो नागपुर में। शरीर बदल गया, क्योंकि सच बात है, कोई पार्टी अगर इतनी बड़ी जीत के आएगी तो वो केवल अपर कास्ट के वोट पे थोड़ी आती है। बीजेपी को ओबीसी का बहुत बड़ा वोट मिला है, दूसरी पार्टियों से कहीं ज्यादा मिला है, और अब बीजेपी के नेतृत्व में भी धीरे धीरे ओबीसी दिखाई देने लगे हैं। हालांकि बहुत बड़ी पोजीशंस पे नहीं है प्रधानमंत्री को छोड़ के, लेकिन अब ओबीसी आ रहे हैं नेता, और इसी के कारण बीजेपी के भीतर भी दबाव पड़ रहा है। देखिए ना, बीजेपी अब चुप बैठी है, विरोध नहीं कर रही। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले सड़क पे आके विरोध करते, मगर 1910 के बाद सुधर गए हैं। उन्हें पता लग 2010 के बाद उन्हें समझ आ गया है कि भाई इसमें आना है तो ये करना होगा। तो लेकिन अभी भी आत्मा नहीं बदली है, अभी भी मस्तिष्क नहीं बदला है। मस्तिष्क जो है वो सवर्ण वर्चस्व का मस्तिष्क है, और जो शरीर है वो बीच में प्रोटेस्ट कर रहा है, नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा। तो यही बीजेपी का आपसी द्वंद्व है। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये संभव है कि अंततः शरीर का जो वजन है वो भारी पड़ जाए, तो ये संभव है, अभी कह नहीं सकते, ये तो बीजेपी के अंदर का मामला है। दूसरा जो है, और वही असली जड़ है, विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि लोगों को कोई गिनती से फर्क पड़ता है, विरोध इसलिए भी नहीं हो रहा कि किसी को पता नहीं है कि ओबीसी कितने हैं, विरोध इसलिए है कि मन में डर है। डर है कि भैया जिस दिन ऑफिशियली कागज पे लिख के आ गया कि ओबीसी इस देश में 46% है, 44% है, 50% है, तब कोई खड़ा होके कहेगा कि हमें इतना रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा। एसटी देश में 8% है, उनको 8% रिजर्वेशन है। एससी 16% है, उनको 16% रिजर्वेशन है। ओबीसी में कोई खड़ा होके कहेगा कि हमारा रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। ये सही, ऐसी मांग करने वाले लोग होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल से कई ओबीसी राजनेता इसका समर्थन केवल इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अरे एक बार ऑफिशियल डेटा आ गया ना, फिर उसके बाद हम करेंगे। मगर मुझे इसमें ज्यादा तुक इसलिए नजर नहीं आती कि ये तो हमेशा ही पता है। ओबीसी को 27% जब रिजर्वेशन दिया गया तो ये सोच के थोड़ी दिया गया था कि जनसंख्या में वो केवल 27%। ये तो सारी दुनिया जानती थी कि जनसंख्या में वो 40-50 के करीब कहीं पे भी है। 27 तो इसलिए दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो पहले 22% हो चुका था, 27 की खाली जगह बाकी थी, तो उस 27 को भर दिया गया। ये लॉजिक था उसके पीछे। वो लॉजिक फिलहाल तो बदलेगा नहीं, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर भी 50% की लिमिट है। रही बात इसकी कि क्या 50% की सीमा के बाहर जाना चाहिए, मुझे लगता है कि आरक्षण की कोई ना कोई सीमा रहनी चाहिए। ये मेरी अपनी धारणा है। और ये कहना कि समाज का जो वर्ग है उसको एग्जैक्टली उतने प्रतिशत आरक्षण दे देना चाहिए, ये अपने आप में बहुत अच्छा तर्क नहीं, क्योंकि समाज को इस तरह इस आधार पे नहीं बांटना चाहिए। कुछ न्यूनतम की गारंटी होनी चाहिए, और हमेशा कुछ ओपन स्पेसेस रहने चाहिए जिसमें सब लोग कॉम्पीट कर सकें। लेकिन याद रखिए, ये जो 50% ओपन पोजीशन है और रहनी चाहिए, वो ओपन का मतलब है कि कोई एससी एसटी भी अगर उसमें आता है तो उसको मिलना चाहिए, अगर कोई ओबीसी आता है उसे मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार इसकी तायीद कर चुका है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में क्या हो जाता है, व्यवहार में ये 50% सीटें अपर कास्ट के लिए रिजर्व हो जाती है, उसको तोड़ना चाहिए। ये 50% सबके लिए उपलब्ध हो, और अगर कोई ओबीसी के एससी एसटी के उम्मीदवार उसमें बेहतर कर रहे हैं तो उनको जनरल में जगह मिलनी चाहिए, ओबीसी में नहीं। ये 27% ओबीसी के लिए अपर लिमिट ना बन जाए, नहीं तो बड़ी खतरनाक बात होगी। जो जनसंख्या में 45% है उनको कहा जा रहा है कि 27 से अधिक नहीं मिल सकता तुम्हारे को, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आरक्षण के लेकिन जनरल अलावा कैटेगरी में तो मेरिट से मिलता है ना उनको, उसमें अभी तो कोई बाधा नहीं है। जहां बहुत ओपन ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशंस हो रहे हैं वहां मिल रहा है, लेकिन जहां भी थोड़ी सी हेरफेर की गुंजाइश नहीं, होती मतलब कोई है। कानूनी बाधा तो उस तरह की नहीं है। हाँ, कानूनी बाधा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली व्यवहार में मैंने अपनी आंखों से देखा है, जगह जगह पे इसकी शिकायत आती है कि जो भी मेरिटोरियस एससी स्टूडेंट होता है उसको कहा जाता है ठीक है एससी कोटा में ये तो आ गया, ये कोई नहीं कहता कि इसको जनरल में जाना चाहिए। तो हमने ये जो हमारी मानसिकता है, ये मानसिकता अगर तोड़ दी जाए तो 50% ओपन रखने में कोई हर्ज नहीं है। ओपन कुछ रहना चाहिए, हमेशा कुछ एस्पिरेशन होनी चाहिए। ये
8% और 16% तो गारंटी है एसटी और एससी के लिए, उससे ऊपर जा सकें इसके लिए हमेशा एक गुंजाइश खुली रहनी चाहिए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी धारणा रही है, कुछ अपवाद को छोड़ दें तो 50% की लिमिट में बुराई नहीं है। दिक्कत ये है कि इस देश में आरक्षण को छोड़ के जाति व्यवस्था तोड़ने का कोई और औजार का इस्तेमाल ही नहीं होता। और उसमें फिर आरक्षण के विरोधी कहते हैं देखिए तो 70 साल हो गए अभी भी जाति नहीं गई, इसलिए इस मरीज को जो एक इंजेक्शन देते थे वो भी देना बंद कर दो। और आरक्षण के समर्थक कहते हैं कि ना ना एक इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, दिन में 6 इंजेक्शन ठोकना शुरू करो। क्योंकि डाइट अच्छी हो इस पे किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि मरीज को और कुछ मिले इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। मैं फिर कहता हूं, दुनिया के किसी भी देश में अगर किसी समस्या को समाप्त करना है तो उसको मेजर करना पड़ेगा। जाति व्यवस्था को अगर समाप्त करना है तो आंख खोल के जाति को देखना साइंटिफिक होगा। लॉजिक है ना। जी बिल्कुल, यही साइंटिफिक एक लॉजिक। तरीका हो सकता है और तो कोई तरीका हो नहीं सकता। और देखिए दिक्कत ये है कि इस देश के सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग जिनको शिक्षा के सबसे अच्छे अवसर मिले हैं वो इस साइंटिफिक लॉजिक के खिलाफ खड़े होते हैं। मुझे हमेशा लगता है आईआईटीज वगैरह में जाता हूँ, देखता हूँ इतनी बड़ी बढ़िया इंस्टीट्यूशंस में, इतना अच्छा लगता है कि इतने पढ़े हुए लोग हैं, इतने स्मार्ट हैं, लेकिन जैसे ही वो जाति के बारे में बात करते हैं या महिलाओं के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है इन बच्चों को किसी ने कोई एजुकेशन नहीं दी। अंग्रेजी सर बोले उस पर चर्चा करना ही अभी मैं समझता हूँ कि वो दूसरा विषय हो जाएगा। मैं उस पर बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा अभी, क्योंकि वो एक अलग विषय है। एक छोटा सा जानकारी और मुझे दीजिए कि जो अभी अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट ने, जो पास किया, राज्यों को ओबीसी लिस्ट फाइनल करने का अधिकार दिया, उसके एक तो क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, दूसरा क्या ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने का मौका ये अधिकार देता है? क्योंकि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है उसको कमीशन को, उसके बाद राज्यों को ये मौका दिया गया। जी देखिए, एससी और एसटी की लिस्ट केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती है, उसमें कोई भी परिवर्तन कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती है। शुरू में यही प्रोविजन ओबीसी के बारे में भी था, लेकिन ओबीसी की लोकल स्थिति इतनी भिन्न है हर राज्य में, इसलिए राज्य सरकारों को ये अधिकार देने में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि कहीं ऐसा एक कंपटीशन शुरू ना हो जाए कि हर राज्य के लोग, क्योंकि फाइनली आप नेशनल जॉब्स के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ये ना हो कि हर राज्य के लोग अपने अधिक से अधिक, जैसे कॉलेजों में हो जाता है ना, इंटरनल असेसमेंट के सारे 20 में से 20 नंबर देने शुरू कर देते हैं, कहीं ये सब शुरू ना हो जाए। इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और इसके लिए न्यायपालिका को, और अंतिम बात मैं न्यायपालिका की कह के खत्म करना चाहता हूँ, न्यायपालिका ने इस देश में हमेशा कहा है कि आरक्षण के लिए आप एविडेंस बेस्ड चीजें कीजिए। आरक्षण दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इसका प्रमाण दिखाइए कि ये वर्ग सामान्य लोगों से पिछड़ा हुआ है। और इसलिए जनगणना में यदि हम जाति की जनगणना करते हैं, इससे अच्छा प्रमाण क्या हो सकता है? जो सड़कों पे दंगे होते हैं कि हमें आरक्षण दो, उन्हें कहा जाएगा भैया सेंसस में देख लो तुम ऊपर हो कि नीचे हो। और जो है कि इसको आरक्षण की सूची से बाहर निकालो, कहा जाएगा भैया सेंसस में जाके देख लो बाहर निकालने लायक है कि नहीं है। तो मैं समझता हूँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की बजाय घटने की संभावना है इससे। सर एक आखिरी सवाल कि इसके पॉलिटिकल मायने लोग ये समझते हैं कि जो जातियां है वो तो आगे बढ़ना पीछे हटना ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है और आरक्षण से कितना हुआ है इस पर भी अलग से डिबेट हो सकती है, लेकिन इसका फायदा केवल पॉलिटिकल लीडर्स को होता है। जो हमारे यहाँ एक कहा जाता था कि जात में पूछो साधु की, अब आजकल तो जात पूछो वोटर की है, और हर जो लीडर है वो अपने अपने वोटर की लिस्ट लेकर आता है खाली, और केवल पॉलिटिकल असेसमेंट के लिए या पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए ये सारा खेल है। क्या आपको लगता है कि तो सच है ये बात? एक लोकतंत्र में कोई भी बड़ा सवाल होगा वो पॉलिटिकल होगा। महिलाओं की हिंसा का सवाल पॉलिटिकल नहीं बना है, इसीलिए तो समस्या है। जिस दिन नेताजी को डर लगने लग जाएगा कि महिला का रेप होगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, उस दिन देखिए रेप होने बंद हो जाएंगे इस देश के अंदर। हेल्थ का सवाल पॉलिटिकल बनना चाहिए, गरीबी का सवाल पॉलिटिकल है और रहेगा, किसानों का सवाल पॉलिटिकल है और नहीं, मेरा रहेगा। सवाल ये था कि जो कास्ट है हमारी पिछड़ी जातियां है उनको इसका फायदा होने की बजाय पॉलिटिकल लीडर्स इसका फायदा सीधा सीधा सा उठाना चाहते हैं, केवल ये एक एक्सरसाइज है, ऐसा है क्या? अगर आरक्षण का लाभ मिलता है कुछ जाति वर्गों को तो उन जातियों के चंद लोगों को तो फायदा होता है आरक्षण से। यदि आरक्षण ना होता
तो आज इस देश में दलित आदिवासी समाज, क्या आपको दिल्ली में जो 2-5 दिखाई देते हैं वो 2-5 भी दिखाई देते? तो ये बात गलत है कि केवल और केवल पॉलिटिशियन को फायदा होता है। समाज का जो भी बड़ा सवाल होगा, जहां पे गुड़ होगा वहां मक्खी आएगी। सवाल ये ना पूछे कि मक्खियां क्यों आ रही हैं, सवाल ये पूछिए कि वहां गुड़ क्यों पड़ा है। जी, चलिए, तो आखिरी बात आपसे समझ आई कि आरक्षण पर काम होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जो बेहतर सुधार उसमें किए जा सकते हैं उस पर होना चाहिए। ऐसा है? तो इसमें मुझे गलत समझ आई हो बात? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जातिवादी जनगणना, जातिवार जनगणना कीजिए, कम से कम ओबीसी की तो हर हालत में कीजिए, और उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था में जो कुछ छोटे-मोटे सुधार करने की, फाइन ट्यूनिंग करने की, किसी को बाहर निकालने की, किसी को जोड़ने की जरूरत है वो कीजिए। लेकिन आरक्षण के अलावा भी बहुत कुछ और है जो कीजिए। जी, जी, स्कूल के बच्चों को शिक्षा दीजिए, बच्चों का स्वास्थ्य सुधारिए, जमीन दीजिए गरीब लोगों को। उसके बिना केवल और केवल आरक्षण से जाति व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है। और आरक्षण तब समाप्त होगा जब इस देश में जातीय आधार पर गैर बराबरी समाप्त हो जाएगी। तो जो लोग आरक्षण से परेशान हैं, मैं भी बहुत परेशान हूं, उन सबको कहना चाहिए जल्दी से इस देश में जाति का डिस्क्रिमिनेशन खत्म कीजिए ना, फिर खत्म हो जाएगी आरक्षण व्यवस्था, हम भी खुश और आप भी खुश। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप आंदोलन में लगे रहते हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।